जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मालदीव को किलर ड्रोन युद्धपोत की तैनाती, भारत विरोधी मुइज्जो और तुर्की का अब खतरनाक प्लान, बड़ा खुलासा। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, फिलिस्तीनियों के खिलाफ मिलिशिया सेना तैनात कर रहा यह मुस्लिम देश, राफा में इजरायली हमले के दौरान बनाया प्लान। इसी के साथ आपको बताएंगे, 20 सालों बाद आया दुनिया का सबसे बड़ा सौर तूफान, लद्दाख से फ्लोरिडा तक कई शहरों में ऑरोरा लाइट से रंग बिरंगा हुआ आसमान। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, मोहम्मद मुइज्जो के राष्ट्रपति बनने के बाद तुर्की और मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने पद संभालने के बाद सबसे पहले तुर्की की यात्रा की और राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। इस बातचीत के बाद तुर्की ने मालदीव को अपना खतरनाक TB2 ड्रोन दिया। मालदीव ने इसे भारत के लक्षद्वीप के पास अपने द्वीप पर तैनात किया है। इससे भारत से लगे समुद्री इलाकों की निगरानी शुरू की है। इसके बाद तुर्की ने अपने युद्धपोत को मालदीव में भेजा। ग्रीस की मीडिया ने विश्लेषकों और राजनयिक सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि तुर्की मालदीव की मदद से हिंद महासागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। अभी तुर्की की सेना सोमालिया में पहले से ही मौजूद है। दरअसल हिंद महासागर में सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है और तुर्की, पाकिस्तान और चीन इस समुद्री इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ग्रीस की न्यूज वेबसाइट डायरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इसी को देखते हुए मालदीव ने अपनी सेना के पूर्व प्रमुख अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ को तुर्की में अपना नया राजदूत बनाया है। पूर्व सेना प्रमुख को राजदूत बनाए जाने को बहुत शक की नजर से देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सेना प्रमुख की तैनाती इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच सैन्य कूटनीति मजबूत हो रही है। डायरेक्टर्स ने विश्लेषकों के हवाले से बताया कि ये तैनाती इस बात का संकेत है कि मालदीव तुर्की के लिए मध्य हिंद महासागर में पकड़ मजबूत करने के लिए एंट्री गेट बनने को तैयार है। इस्तांबुल सेंटर फॉर इंडियन ओशियन स्टडीज के एक अधिकारी ने कहा, यह तुर्की का चालाकी भरा भू राजनीतिक दाव है ताकि इस महत्वपूर्ण समुद्री थिएटर में रणनीतिक पकड़ को मजबूत किया जा सके। मालदीव की भू राजनीतिक पोजीशन ऐसी है जिससे तुर्की हिंद महासागर के इस अहम समुद्री इलाके में नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन कर सकेगा। दरअसल दोस्तों, तुर्की ने साल 2017 में सोमालिया के मोगादिशु में अपना सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा बनाया था। इससे उसे अफ्रीका से सटे हिंद महासागर के इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली है। अब मालदीव के साथ भागीदारी करके तुर्की केंद्रीय भूमिका में आना चाहता है। इससे वो मालदीव के जरिए पूरे इलाके के समुद्री परिवहन पर निगरानी कर सकेगा। इस पूरे इलाके से ही दुनिया का बड़ा व्यापार होता है। बताया जा रहा है कि तुर्की के अधिकारियों ने मालदीव की सरकार समुद्री बंदरगाह और एयरफील्ड तक पहुंच हासिल करने के लिए बात की है ताकि नौसैनिक युद्धपोतों और विमानों में ईंधन भरा जा सके। इससे तुर्की को यह फायदा होगा कि वो सोमालिया से लेकर मालदीव तक अपनी पहुंच बढ़ा सकेगा। यही नहीं, मालदीव को तुर्की सैन्य ट्रेनिंग देने, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करने के लिए बात कर रहा है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा तुर्की के सैनिकों और जासूसी उपकरणों को भी तैनात करने पर बात चल रही है। तुर्की के सैन्य मामलों के विश्लेषक सेलिम अकुनुल ने कहा, मालदीव में सैन्य उपस्थिति करके फिर वो चाहे सीमित ही क्यों ना हो, तुर्की के लिए बड़ी रणनीतिक सफलता होगी। इससे वो समुद्री परिवहन पर नजर रख सकेगा और दुनिया के इस समुद्री चेक पॉइंट पर आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता को प्रदर्शित कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और मालदीव की चीन समर्थक मुइज्जो सरकार के बीच दोस्ती भारत के लिए बड़ा खतरा है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत तुर्की की इस सैन्य तैनाती को खतरे के रूप में लेगा। तुर्की अगर हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता है तो भारत को अपनी रणनीति बदलना पड़ सकता है। भारत के विरोध के बाद भी मालदीव की सरकार ने TB2 ड्रोन लिया है जिसने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई है। तुर्की पहले से ही पाकिस्तान को किलर ड्रोन और युद्धपोत की सप्लाई कर रहा है। अब मालदीव भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। वहीं चीन ने भी मालदीव में जासूसी केंद्र और बाद में नेवल पोर्ट बनाने की तैयारी कर रखी है। वहीं मालदीव के विदेश मंत्री भारत संग दोस्ती करने का दावा कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के आखिरी बचे गढ़ राफा में हमला शुरू कर दिया है। इस जगह पर 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। संयुक्त राष्ट्र समेत पश्चिमी देशों ने चेतावनी दी है कि राफा में कोई भी अभियान फिलिस्तीनियों के लिए आपदा साबित होगा। लेकिन फिलिस्तीनियों की आफत यही खत्म नहीं हो रही है।
अब इजराइल का एक पड़ोसी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों के खिलाफ सेना तैनात कर रहा है। इजराइल और गाजा से लगे सिनाई क्षेत्र में इस समय एक बड़ी सैन्य हलचल चल रही है, जिसे मुस्लिम देश मिस्र की सरकार का समर्थन हासिल है। दरअसल पिछले सप्ताह सिनाई के चरमपंथी नेता इब्राहिम अल आर्गनी अरबों के एक कबीलाई संगठन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। ये एक पैरामिलिट्री यूनिट है जिसमें पूरे मिस्र के 5 आदिवासी समूहों को शामिल किया गया है। इस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को मानद अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इसके साथ ही मिस्र इजराइल सीमा के पास राफा से लगे गांव अल अर्जा की साइट पर सीसी शहर बनाने की योजना की भी घोषणा की गई। इस गठबंधन के गठन का समय और जगह दोनों महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इस गठबंधन के गठन के लिए जो जगह चुनी गई वो गाजा से बहुत दूर नहीं है, और दूसरा इसका समय तब चुना गया है जब इजराइल ने इसी सप्ताह राफा में जमीनी हमले की शुरुआत की है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद करीब 10 लाख से ज्यादा विस्थापित फिलिस्तीनी राफा में शरण ले रहे हैं। काहिरा की सरकार को इस समय सबसे बड़ा डर यह है कि राफा में इजरायली हमले के बाद फिलिस्तीनी बड़े पैमाने पर मिस्र की ओर बढ़ेंगे। युद्ध शुरू होने के बाद हजारों फिलिस्तीनी मिस्र में जा चुके हैं। मिस्र ने पहले भी फिलिस्तीनियों को शरण दी है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से मिस्र के अधिकारियों ने सिनाई में फिलिस्तीनियों के संभावित विस्थापन पर बार बार चिंता जताई है। मिस्र के साथ समस्या यह है कि वो राफा में इजरायली सैन्य अभियान को रोक नहीं सकता, जिसका मतलब है कि उसे सिनाई की ओर आने वाले विस्थापित लोगों की भारी भीड़ से सीधे निपटना होगा। मिस्र ने पहले ही इसके लिए काफी उपाय किए हैं, जिसमें गाजा पट्टी के साथ सीमा पर बार लगाना और सुरक्षा कड़ी करने के साथ ही गाजा के भीतर कैंप के लिए समर्थन और धन जुटाना शामिल है। इसके बाद भी बड़े पैमाने पर विस्थापितों के पहुंचने की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मिस्र विस्थापित फिलिस्तीनियों को सीमा के साथ लगे क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी में अलग थलग रखने की योजना बना रहा है। इससे उसे फिलिस्तीनियों पर कंट्रोल रखने के साथ ही गाजा में वापसी के लिए दबाव बनाने में मदद मिलेगी। अभी भी मिस्र की दिक्कत खत्म नहीं होती है। सिनाई में गाजा के लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अगर मिस्र अपनी सेना तैनात करता है तो उसे अपने देश के अंदर भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मिस्र के अंदर तैयार हो रहा नया सैन्य गठबंधन इस उद्देश्य की पूर्ति करता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 सालों बाद शुक्रवार 10 मई को धरती से टकराया। तूफान के कारण तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक आसमान में तेज बिजली करके वहीं कई सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को भी नुकसान पहुंचा। सोलर तूफान के कारण दुनिया की कई जगहों पर ध्रुवीय ज्योति यानी अरोड़ा की घटनाएं देखने को मिली। इस दौरान सौर तूफान की वजह से आसमान अलग अलग रंगों को दिखाई दिया। दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस सौर तूफान का असर सप्ताह के अंत तक रहेगा। इसे मुख्य तौर पर दुनिया के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में देखा जा सकेगा, लेकिन अगर यह तेज होता है तो इसे और भी कई जगहों पर देखा जा सकता है। दुनिया भर में सैटेलाइट ऑपरेटर्स, एयरलाइंस और पावर ग्रिड का ऑपरेटर अलर्ट पर है। दरअसल सौर तूफान आने का कारण सूर्य से निकलने वाला कोरोनल मास एजेक्शन है। दरअसल कोरोनल मास एजेक्शन के दौरान सूर्य से आने वाले पार्टिकल्स धरती की मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करते हैं। पार्टिकल्स के धरती पर एंट्री करने के बाद एक रिएक्शन होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स चमकदार रंग बिरंगी रोशनी के रूप में दिखते हैं। दरअसल ये सौर तूफान अक्टूबर 2003 के बाद आए हेलोविन तूफान के बाद दूसरा बड़ा तूफान है। हेलोविन तूफान के कारण स्वीडन में ब्लैकआउट हुआ था। तूफान के कारण दक्षिण अफ्रीका में ग्रिड ठप पर गए थे। अब वैज्ञानिकों ने इस सौर तूफान को लेकर भी कहा है कि आने वाले दिनों में और भी CMA पार्टिकल्स की धरती में एंट्री हो सकती है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।